स्मोकिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं आपको कह दूं अस्थमा क्यों होता है, तो क्या स्मोकिंग से अस्थमा होता है? क्यों होता है? एलर्जी, जेनेटिक प्रॉब्लम है, एलर्जी है किसी को, और ये उसका एक तरीके से जेनेटिक कॉम्पोजिशन है कि इनको भाई साहब को क्या होगा, इस समय समय पे कोई एलर्जन मिल जाएगा तो उसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो जब भी हम लोग एक्सरे देखते हैं तो केवल वहां पे टीबी और निमोनिया नहीं देखते हैं, कभी कभी हम लोग अस्थमा के लिए भी एक्सरे करा लेते हैं, कभी कभी सीओपीडी देखना है, कभी कभी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देखना है, कभी कभी एम्फाइसीमा देखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे आपका ट्यूबरक्लोसिस का एक्सरे कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं जो प्रीवियस एक्सरे वाली क्लास पढ़ी है उसके बेसिस पे कि कब हम लोग कहेंगे सीओपीडी है, कब हम लोग कहेंगे अस्थमा है। एक बार फिर से देख लेंगे कैसे हम लोग रिब्स को काउंट करते हैं। चलिए, आप लोग अपने क्वेश्चन बाद में जरूर पूछ लीजिएगा, आप ही म्यूट कर देते हैं। हम लोग बात करेंगे आज एक्सरे इन सीओपीडी एंड अस्थमा। एक्सरेज COPD and asthma. राइट, 2 मिनट प्रीवियस लेक्चर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि केवल हम लोगों को लंग फील्ड्स नहीं देखने हैं, बाकी चीजें भी देखनी होती हैं, है ना। जब भी किसी का एक्सरे कराते हैं, जो बच्चे न्यू ज्वाइन किए हैं वो केवल देख लें आज का लेक्चर। ये अपना कल का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने देखा था बोनी चेंजेस इन चेस्ट एक्सरे। जब भी किसी का चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो बोन्स भी तो दिखेंगी, जहां जहां एयर है वो चीज तो ब्लैक दिखेगी, लंग्स आपके ब्लैक दिखेंगे, ट्रेकिया आपका ब्लैक दिखेगा, है ना। देन यू हैव राइट मेन ब्रोंकस एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। यहाँ पे आप लोग क्लेविकल देख पा रहे हो, है ना। 6 मंथ बोन कहते थे, जो एग्जाम में नहीं बता पाता था फेल हो जाता था। फिर आपकी कुछ रिब्स हैं इस तरीके से। तो इस लंग फील्ड में ब्लैक वाला पार्ट है, मतलब यहाँ तक लंग है। इस लंग फील्ड में कितनी रिब्स आपको दिख रही है ना। अगर बहुत अच्छे से इन्फ्लेटेड आपका चेस्ट होगा तो लंग फील्ड्स ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ रिब्स ज्यादा दिखेगा। या मान लो इन्हीं सारे क्लेविकल रिब्स में अगर कहीं फ्रैक्चर है तो वो चीज भी आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला एक्सरे है, यहाँ पे हम लोगों ने रिब्स देखे, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं। जो रिब्स होते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम से निकलते हैं, स्टर्नम से आके जुड़ जाते हैं, है ना। तो रिब्स को हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड दोनों को ट्रेस कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने इसका लॉजिक देखा था, ठीक है। अगर हम लोग सीधा सीधा देखें, मान लीजिए ये चीज आपकी दिख रही है, ये आपके पोस्टीरियर एंड्स हैं, ठीक है, जो आपके वर्टिब्रा से जुड़े होते हैं। एंटीरियर एंड कैसे देखोगे, जैसे ये वाला रिब देखो आपके स्टर्नम से जुड़ रहा है, ये आपका सेकेंड वाला रिब है, राइट। एंटीरियरली हमें कम रिब्स दिखती हैं लंग फील्ड के अंदर, पोस्टीरियरली ज्यादा दिखती हैं, ठीक है। और नीचे आइए, जब भी हम कहते हैं किसी का एक्सरे हो रहा है तो एक्सरे अगर पीए व्यू हो रहा है तो हम लोग कहते हैं अपनी सांस तेजी से रोक लो ताकि लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड हो, चेस्ट फील्ड को हम लोग बेहतर इवेलुएट करा पाए। तो हमेशा जो चेस्ट एक्सरे कराते हैं दैट इज डन इन डीप इंस्पायरेशन। इस एक्सरे में देखिए लंग्स वगैरह देखने के लिए तो कराते ही, यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पा रहे हो पेशेंट में क्या है, पेशेंट में क्लेविकल का फ्रैक्चर है, ये आपकी क्लेविकल बोन है और ये देखो फ्रैक्चर है, राइट। कभी कभी ह्यूमरस में भी फ्रैक्चर होगा तो आप लोग इजीली फिगर आउट कर लोगे। जब भी एक्सरे देखते हैं तो हम लोग लंग को लास्ट में देखते हैं। वी फर्स्ट लुक ऑन टू एयरवे, बोन्स, हार्ट मतलब कार्डियो मीडियास्टिनम, डायफ्राम, ई फॉर इफ्यूजन मतलब प्लूरा देखते हैं। देन फाइनली वी लुक एट दी लंग फील्ड्स। लंग फील्ड देखने के लिए तो हम लोगों ने एक्सरे कराया ही है। अगर उसको पहले देख लिए, मान लो हमें दिख जाता है कि यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है, हम लोग कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है हम लोग बाकी चीज हार्ट कैसा है,
सब चीज देखना भूल ही जाए, है ना। तो हमें लंग फील्ड्स लास्ट में देखनी है, ABCDEF के ऑर्डर से प्रोसीड करना है। सबसे पहले ट्रेकिया, फिर बोन्स। ट्रेकिया को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, बोन्स की बात हम लोगों ने कल ही की थी, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि इन्हीं बोन से रिलेटेड फ्रैक्चर्स कल हम लोगों ने देख लिया था। आज कुछ लंग की डिजीजेस देखेंगे, मतलब बोन देखते हुए हम लोग लंग पैरेन्काइमा देखेंगे, ठीक है। अब कल से एक्सरेज स्टार्ट हो जाएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस कैसे पहचाने। तो जो मोस्ट कॉमन बोनी चेंजेस हम लोग देख सकते हैं कि कोई फ्रैक्चर है कि नहीं, ठीक है। रिब केज में कोई फ्रैक्चर है, क्लेविकल है, स्टर्नम है, इन सब का नॉर्मल आपका बोन स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर होता है, दिस इज डोम ऑफ डायफ्राम, इसका भी काफी यूज होगा आज के लेक्चर में, ठीक है। ये आपका राइट डोम हो गया, ये हो गया लेफ्ट डोम। डायफ्राम के नीचे यहाँ पे आपका लीवर होता है, यहाँ पे स्टमक होता है, और इसीलिए आपको यहाँ पे भी एयर मिलता है, हम लोग कह देते हैं गैस्ट्रिक बबल। सब पढ़ाया जा चुका है और रिपीट भी कराया जाएगा। इस एक्सरे में आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे रिब्स आपकी कंटिन्यूड नहीं है, यहाँ पे आप लोग रिब फ्रैक्चर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, यहाँ पे अगेन वही क्लेविकल का फ्रैक्चर है, यहाँ पे अगेन आपकी रिब्स फ्रैक्चर है। एक चीज और है, जो स्टर्नम है, अगर ये आगे बल्ज हो गया है तो हम लोग कहते हैं पिजन चेस्ट है। पेस कैरिनेटम, स्टर्नम अंदर चला गया है तो हम लोग कह देते हैं पेस एक्सकेवेटम, मतलब फनल चेस्ट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बोनी चेंज है, आपका स्टर्नम अंदर की तरफ चला गया, फनल चेस्ट या कॉबलर चेस्ट, पेस एक्सकेवेटम। यहाँ पे स्टर्नम बोन बाहर चली गई है, यहाँ पे भी दिस इज कैराइनेटम, पेस कैराइनेटम, यू कॉल इट पिजन चेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने लेटरल एक्सरे कराया है तो स्टर्नम आपका अंदर की तरफ चला गया है और यहाँ पे बाहर की तरफ चला गया है, एक कैरिनेटम है, एक एक्सकेवेटम है। यहाँ पे भी आपको क्लेविकल का फ्रैक्चर बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि हम लोग कहते हैं कि जब भी किसी का एक्सरे इवेलुएट करेंगे तो हम लोग डीप इंस्पायरेशन में कराएंगे ताकि लंग्स में ज्यादा एयर हो, लंग्स फुली इंफ्लेटेड दिखें, लंग पैरेन्काइमा को हम लोग और मैग्नीफाई करके देख सकें। यहाँ पे अगर एंटीरियर एंड की बात करें हम लोग रिब्स की, तो केवल हमें 7 दिखेंगे। पोस्टीरियर एंड की अगर बात करते हैं तो हमें 8 दिखते हैं, है ना। चलिए और नीचे चलते हैं। इसी में कैसे एंटीरियर काउंट करें, कैसे पोस्टीरियर काउंट करें, थोड़ी बहुत बातें हम लोगों ने की थी। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी के 9 to 10 पोस्टीरियर रिब्स आपके दिख रहे हैं, मतलब नॉर्मल है। इससे ज्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब पेशेंट ने अपना चेस्ट और फुला लिया है, या और ज्यादा वहां पे एयर ट्रैपिंग हुई है, लंग्स उसके हाइपर इन्फ्लेटेड है, तो उन डिजीजेस का जिक्र करेंगे जिसमें लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड होते हैं। अगेन एंटीरियर आपकी 7, पोस्टीरियर 9 to 10। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेस किए थे कैसे हम लोग एंटीरियर रिब्स पहचानेंगे, कैसे पोस्टीरियर। यहाँ पे आपका अगेन एक रिब फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर से ऊपर उठते हुए हम लोग बात करेंगे आज एक्सरेज में सीओपीडी एंड अस्थमा, ठीक है। आइए हेडिंग डालते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, एक्सरे इन सीओपीडी एंड एस्थमा, सिंपल, ठीक है। एक्सरे इन सीओपीडी एंड अस्थमा। यहाँ पे पहले बेसिक देख लेते हैं। सीओपीडी अगर देखा जाए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, सब चीज आप लोग मेडिसिन में पढ़ोगे काफी डिटेल में, लेकिन एक्सरे पढ़ रहे हो तो एक्सरे से भी इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। लंग पैरेन्काइमा कुछ गड़बड़ नहीं दिखेगा, बस यही दिखेगा कि एयर ट्रैपिंग ज्यादा हो गई, लंग्स आपके नॉर्मल से ज्यादा ब्लैक दिखेंगे और हाइपर इन्फ्लेटेड दिखेंगे। सीओपीडी के दो पार्ट्स होते हैं, यू हैव क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, नाम से ही लग रहा है यहाँ पे ब्रोंकस और ब्रोंकियोल का इन्फ्लेमेशन होगा, एंड सेकेंड यू हैव एम्फाइसीमा, राइट। तो जब भी हम लोग ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री की बात करते हैं, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया बीच में ट्रेकिया है, देन यू हैव राइट मेन ब्रोंकस, देन यू हैव लेफ्ट मेन ब्रोंकस, और फिर ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स हो जाते हैं आपके, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स, और फाइनली आपके एल्वियोलाई हो जाते हैं,
दिस इज ब्रोंकस राइट साइड में है, और ये आपके ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल्स, और ये आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एल्वियोलाई। जो गैसियस एक्सचेंज होता है यही होता है, एल्वियोलाई, राइट, एयर सैक्स, एल्वियोलाई एयर सैक्स, है ना। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि ये रास्ते आपके लगभग ब्लॉक हो गए हैं, तो ये एरिया क्या है, ब्रोंकस है या ब्रोंकियोल है। तो यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। लेकिन अगर ये टर्मिनल स्ट्रक्चर्स जो आपके एल्वियोलाई हैं, ये आपके इनकी इलास्टिसिटी कम हो जाए, मतलब इनके बीच का जो सेप्टा है वो डैमेज हो जाए, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं एम्फाइसीमा में। एल्वियोलाई आपका ऐसा हो गया, ठीक है, बीच का सेप्टा गायब हो गया, है ना, एल्वियोलाई विद नो सेप्टा, बीच का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। अब ये बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके एयर बाहर नहीं भेज पाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर जब हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं दीज आर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज अगर होगा तो उसमें ज्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, इंस्पायरेशन पे कि एक्सपायरेशन पे। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन वो ओवरकम कर सकता है, लेकिन एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, एक जिंदा आदमी सांस ले सकता है क्योंकि एनर्जी लगती है उसमें, है ना। सांस निकालने के लिए एनर्जी नहीं लगती, एक इंसान मर जाएगा, उसकी सांस जो भी लंग्स में होंगी सब कुछ एयर बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस। आइए देखते हैं, अभी फिर से इसी पॉइंट पे आते हैं, उसको समझना जरूरी है भले ही एक्सरे की क्लास है। जैसे मान लीजिए ये अपना ट्रेकिया है, ये राइट मेन ब्रोंकस है, ये आपका लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, और फिर आपके ये ब्रोंकियोल्स हैं। अभी इसके आगे बना नहीं रहे हैं ताकि हमें समझने में इजी हो, ठीक है। चलिए लेबल कर देते हैं, दिस इज ट्रेकिया, दिस इज ब्रोंकस, दिस इज ब्रोंकियोल, ठीक है। एक तरफ मैं नॉर्मल बना लेता हूँ, ये वाला साइड नॉर्मल है। मैं कहता हूँ एयर जब अंदर आती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन आपका एक्टिव प्रोसेस है, आप लोग ताकत लगाते हो, ये रास्ते आपके क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत अगर रुकावट भी होगा तो इंस्पिरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ एयर अंदर आती है, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे मान लीजिए प्रॉब्लम हो गई, मैंने कह दिया एयरवे नैरो हो गया है, एयरवे नैरो हो गया है, यहाँ इन्फ्लेमेशन हो गया है, ब्रोंकस और ब्रोंकियोल का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम लोग कह देते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ये चीज अगर नोट किया जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल, क्या हो गया, ये लंबे टाइम तक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब देखो, अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रखा है तो प्रॉब्लम क्या होगा, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, एयर को बाहर भी जाना है, एयर को बाहर भी जाना है, एक्सपायरेशन, ठीक है। ये पैसिव प्रोसेस है, एक्टिव नहीं है। और यहाँ पे एयरवे आपका क्या होगा, कोलैप्स करेगा और एयर को आगे पुश करेगा। लेकिन अगर ये बहुत पतला हो जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे बहुत इन्फ्लेमेशन हो गया, अब एयर आपकी बाहर नहीं जा पाएगी, है ना। तो धीरे धीरे एयर ट्रैपिंग होने लगती है ना। यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन आपका सफर कर गया, पैसिव प्रोसेस था, सफर कर गया, और धीरे धीरे हर एक सांस के साथ एयर ट्रैप होती गई, एयर ट्रैपिंग हो गया, लंग्स के अंदर एयर ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह देंगे, लंग्स आपके हाइपर इन्फ्लेटेड है। अगेन दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। एक बार हम लोग एम्फाइसीमा भी हल्का सा समझ लें, फिर उसके बाद यहीं पे वापस लौट के आते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने मान लीजिए ट्रीकियो ब्रोंकियल ट्री बनाया, ठीक है। यहाँ पे एयरवे में कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट कंडक्टिंग पाथवे में, ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल है। लेकिन अब मैं कहूँ जो आपके एल्वियोलाई हैं, चलिए इधर मैं पूरे नॉर्मल बना लेता हूँ, ठीक है।
स्ट्रक्चर्स आपके सेप्टा है, सेप्टा। लेकिन जब किसी को एम्फाइसीमा होता है, मान लीजिए भाई साहब बहुत ज्यादा सुट्टा मार रहे हैं, तो सेप्टा डैमेज हो जाता है, ठीक है, कम हो जाते हैं सेप्टा। तो ये हम कह रहे हैं किसी के एम्फाइसेमेटस लंग है, एम्फाइसीमा हो गया इनको, यहाँ पे एल्वियोलर सेप्टा डैमेज हो गए हैं, सेप्टा डैमेज हो गए हैं। अब ये बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके एयर को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहाँ पे होता तो ये और बेहतर कोलैप्स कर जाता और एयर बाहर निकल जाती, तो यहाँ पे एक्सपायरेशन प्रॉपरली नहीं होगी, ठीक है, एक्सपायरेशन सफर्स। तो अगेन यहाँ पे एयर ट्रैपिंग होगी, अगेन एयर ट्रैपिंग होगी, अगेन आपका हाइपर इन्फ्लेशन मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है, ऐसी कंडीशंस में एयर आपके लंग्स में क्या होती है, कंटिन्यूअसली इकट्ठा होती जाती है। तो जितना एयर में, जितना लंग में एयर होना चाहिए उससे ज्यादा। आइए एक कंपोजिट डायग्राम बना लेते हैं सीओपीडी समझने के लिए। यहाँ पे मैंने कह दिया आपका ट्रेकिया, फिर यू हैव ब्रोंकस, देन यू हैव ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। यहाँ पे करा देते हैं इन्फ्लेमेशन, चलिए इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, ये क्या हो गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, राइट। और जब एम्फाइसीमा की बात करते हैं तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि एयरवे गड़बड़ है, ये लो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पे जो एल्वियोलाई हैं वो गड़बड़ हो गए, एल्वियोलाई आपके बिल्कुल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, बीच के सेप्टा चले गए, तो ये आपका एम्फाइसीमा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए कंडक्टिंग सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो गया तो ब्रोंकाइटिस है, और अगर एल्वियोलर सैक डैमेज हो गया तो ये आपका क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया एम्फाइसीमा। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लंग पर एल्वियोलाई बना लेते हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। दोनों कंडीशंस में एक्सपायरेशन नहीं हो पाएगा, एयर बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं एक्सपायरेशन बीइंग अ पैसिव प्रोसेस सफर्स। तो अगर हम कह रहे हैं एयर अंदर जा सकती है, एयर कैन गो इन, ठीक है, लेकिन एयर बाहर नहीं जा सकती, इसका मतलब देयर इज एयर ट्रैपिंग, तो लंग्स आपके क्या होंगे, हाइपर इन्फ्लेटेड, देयरफॉर हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। तो जब एक्सरे कराते हैं तो कुछ सोच के कराते होंगे, पेशेंट की आप लोग हिस्ट्री लेते होंगे कि हाँ भाई इसको ब्रेथलेसनेस हुई, नेबुलाइज किए, फायदा मिला कि नहीं मिला, है ना। तो वहां से एक क्लिनिकल सस्पिशन आप लोग डेवलप करते हैं वेदर इट इज एज्मा और सीओपीडी, है ना। फिर अगर इन सारे केसेस में कैसा एक्सरे मिल जाए, हाइपर इन्फ्लेटेड मिल जाए, तो लगभग आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। देखो ये टीबी की बीमारी नहीं है कि इसमें लंग आपका खराब मिलेगा, लंग आपका मोर और लेस सही मिलेगा, बस ऑब्स्ट्रक्शन किसमें है, एक्सपायरेटरी एयर फ्लो की। आइए एक नॉर्मल एक्सरे लेते हैं, फिर इन चीजों को दोबारा पढ़ेंगे। देखिए एक ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग केवल बात करेंगे दो तीन स्ट्रक्चर्स की। ये चीज आपका डायफ्राम है ना, दिस इज राइट डोम ऑफ डायफ्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये आपका इस तरीके से है लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम, ठीक है। तो अब यहाँ से नोटिस करो जो ये डोम है ये कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी अगर आप इसको देखो तो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब इधर से आपका एंगुलेटेड है, राइट। और यहाँ पे अगर हम लोग रिब्स काउंट करने लगे तो रिब्स हम काउंट करते हैं और हम लोग बताते हैं कि हाइपर इन्फ्लेटेड कैसे कहेंगे, रिब्स कैसे काउंट करेंगे, एंटीरियर रिब्स काउंट कर सकते हैं और पोस्टीरियर। एंटीरियर रिब्स आपको ज्यादा से ज्यादा 7 दिखनी चाहिए, पोस्टीरियर रिब्स आपको दिखनी चाहिए अप टू 10, है ना। इतना आपका अगर दिख रहा है मतलब नॉर्मल है ना, डीप इंस्पायरेशन में। आइए काउंट करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर रिब्स की।
ये आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, देन चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है। अगर हम लोग एंटीरियर की बात करें तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा आपका ये हो गया, छठा आपका ये हो गया, सातवां आपका ये हो गया, थोड़ा सा हाइपर इन्फ्लेटेड एक्सरे आठवां ये हो गया। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर रिब्स होती हैं वो लगभग आपको स्ट्रेट स्ट्रेट मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये 6th रिब है, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, ये 7th रिब है, ये आपकी 8th रिब है, ये 9th रिब है, ये 10th रिब है, ये 11th रिब है, ये 12th रिब है। ठीक है, तो जब हम लोग पोस्टीरियर रिब्स को काउंट करते हैं, पोस्टीरियर रिब्स, तो हमें दिखने चाहिए 10 नॉर्मली, यहाँ ज्यादा दिख रही हैं। एंटीरियर रिब्स को जब हम लोग काउंट करते हैं तो हमें दिखने चाहिए 7। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक्सरे भी थोड़ा हाइपर इन्फ्लेटेड है। आइए और डायग्राम्स को ले लेते हैं। ये देखिए, इसमें मैं केवल एंटीरियर रिब्स को काउंट करूंगा। ठीक है, देखते हैं एंटीरियर रिब्स कितनी है, आप लोग मेरे साथ फॉलो करिएगा। ठीक है, एक एक रिब को पकड़ते हैं। एंटीरियर एंड का मतलब जो भी रिब आपकी कहाँ से आके अटैच हो रही है, स्टर्नम। एक इधर भी देखो कुछ इस तरीके से है, पहली रिब, राइट। फिर यहाँ पे आप लोग फिगर आउट कर पा रहे होंगे दूसरी रिब, फिर आपको दिख रही होगी तीसरी रिब, फिर ये आपकी चौथी रिब, राइट। फिर ये आपकी पांचवी रिब, ये आपकी छठी रिब, ये आपकी 7th रिब, राइट। एक छोड़ गया मैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो जो 7 वाली रिब है ये आपके डायफ्राम को इंटरसेक्ट करती है, तो हम लोग कह देते हैं एंटीरियर रिब्स आपकी नॉर्मल कितनी दिखती है, 7, है ना। पोस्टीरियर रिब की बात करें तो पोस्टीरियर रिब आपके किस तरीके से होते हैं, इसी डायग्राम को दोबारा कॉपी कर देते हैं। पोस्टीरियर अगर हम लोग रिब्स की बात करें तो हम लोग कहते हैं 10 रिब्स आपको दिख सकती है, पोस्टीरियर रिब्स 10। ठीक है, आइए इनको ट्रेस करते हैं, पोस्टीरियर रिब्स, इसको और जूम कर लेते हैं, राइट। इस बार हम लोग एंटीरियर की बात नहीं करेंगे, ये देखो ये एंटीरियर वाले एंड्स हैं, एंटीरियर इनकी बात नहीं कर रहे हैं, पोस्टीरियर देखते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर ये वाली जो लगभग आपकी फ्लैट फ्लैट है, ये 6 है, ये 5 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, इसके ऊपर आपका 1 है। दिस इज 7th, दिस इज 8th, दिस इज 9th, दिस इज 10th। तो जो पोस्टीरियरली आप लोग देख पाते हो एक नॉर्मल एक्सरे में, तो हम लोग कहते हैं 10 रिब्स आपकी एपरेंट होती है ना। अगर यहाँ पे मैं कहूँ इफ मोर देन 10 रिब्स पोस्टीरियरली आपकी विजिबल है, इसका मतलब एंड मोर देन 7 रिब्स एंटीरियरली आपकी विजिबल हैं, इट इंडिकेट्स हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट, है ना। आइए कुछ डायग्राम देखते हैं। ऊपर सबसे पहली लाइन हम लोगों ने लिखा था, अगर किसी पेशेंट पे हम लोग क्या करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, ठीक है, और उसमें हाइपर इन्फ्लेशन मिल रहा है, तो हम लोग सीओपीडी सस्पेक्ट करेंगे, जो कि आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसेमा, है ना। यहाँ पे पेशेंट को नेबुलाइज करेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पेशेंट को हम लोग नेबुलाइज करें और पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो रिवर्स हो जाए, मतलब बिल्कुल हमारे आप जैसा हो जाए, तो आपका अस्थमा है। पहले एक एक्सरे देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक टिपिकल एक्सरे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम दूसरे वाले एक्सरे में सही से रिब नहीं काउंट कर पा रहे हैं, दिस इज नॉर्मल फर्स्ट वन, राइट। अगर यहाँ पे हम लोग रिब्स काउंट करें, इसमें थोड़ा साफ साफ दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 रिब्स हम लोग एंटीरियरली देख पा रहे हैं, हम लोग कहते हैं 10 तक नॉर्मल होता है, तो 9 to 10
पोस्टीरियर देख पा रहे हैं नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये और ज्यादा ब्लैक है, ठीक है, लगभग जेट ब्लैक है, ठीक है। ये न्यूमो भी हो सकता है लेकिन न्यूमो है नहीं, यहाँ कुछ और समझाना चाह रहे हैं। ये आपका डोम ऑफ डायफ्राम, डोम ऑफ डायफ्राम आपका कैसा होना चाहिए, कनकेव होना चाहिए। डोम ऑफ डायफ्राम कनकेव, है ना। यहाँ पे देखो डोम ऑफ डायफ्राम स्ट्रेट हो गया है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एयर बहुत ज्यादा भर गई है, मैं कह रहा हूँ एयर ट्रैप हो गई, ठीक है। तो डोम ऑफ डायफ्राम आपका कैसा हो गया, फ्लैट, फ्लैट डोम ऑफ डायफ्राम। क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन। और यहाँ पे एक चीज और देखो, ये आपकी नॉर्मल हार्ट की शैडो, हम लोग कहते हैं ना हार्ट भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ये नॉर्मल है। यहाँ पे हार्ट देखो बेचारा, लंग इतना ज्यादा इन्फ्लेट हो गया है, हार्ट क्या हो गया, ट्यूबुलर हो गया है। इसका मतलब इस पेशेंट में कुछ न कुछ क्या है, कुछ न कुछ लंग की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका हार्ट भी दब गया है और आपका डायफ्राम फ्लैट हो गया है ना। तो एक और यहाँ पे ले लेते हैं, इफ हाइपर इन्फ्लेशन, अगर लंग में आपकी ज्यादा एयर आ जाए तो हम लोग कह देते हैं डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, फ्लैट होने लगता है ना। और दूसरी चीज हार्ट आपका दब जाता है तो नॉर्मल शेप से ट्यूबुलर हो जाता है। तीसरी चीज हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ रिब्स, चाहे एंटीरियर वाली हो या पोस्टीरियर हो, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन के लिए तीन चीज मेनली हम लोग देखते हैं, है ना। अब देखो हाइपर इन्फ्लेशन अगर किसी इंसान में है, हाइपर इन्फ्लेशन किस चीज का, लंग का, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि पेशेंट को हमने, हाइपर इन्फ्लेशन है और पेशेंट कब आया है, ब्रेथलेस है, सांस फूल रही है, ब्रेथलेसनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने बीटा 2 एगोनिस्ट दे दिया, एग्जाम्पल सालब्यूटामॉल से नेबुलाइज कर दिया, अगर ये नॉर्मल हो गया, आगे अटैक आएगा तो देखा जाएगा, इसका मतलब इन भाई साहब को अस्थमा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने अगेन बीटा 2 एगोनिस्ट दे दिया, सालब्यूटामॉल जैसे एस्थेलिन से नेबुलाइज कर दिया इसको, पेशेंट को थोड़ा बहुत है माइल्ड रिलीफ, लेकिन पहले जैसा नहीं हुआ, या नो रिलीफ कह लीजिए, तो हम लोग कह देते हैं दिस इज सीओपीडी। सीओपीडी दो टाइप का होता है, एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एक पिंक पफर होता है, एक ब्लू ब्लोटर होता है, वो लोग आप लोग मेडिसिन में पढ़िएगा। अभी फिलहाल हम लोग अस्थमा और सीओपीडी में डिफरेंशिएट कर ले जाएंगे, एक तो क्लिनिकली, दूसरा हम लोग रेडियोलॉजिकली, है ना। अगर यहाँ पे नॉर्मल हो जा रहे हैं नेबुलाइजेशन के बाद, मतलब अस्थमा है। अब जब आगे अटैक आएगा तो फिर देखा जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ हो रहा है, मतलब सीओपीडी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एलर्जी की हिस्ट्री मिलेगी, यहाँ पे आपको किस चीज की हिस्ट्री मिलेगी, यहाँ पे स्मोकिंग की हिस्ट्री आपको ज्यादातर मिल सकती है। आइए अब एक एक्सरे देखते हैं, काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसी में इवेलुएट करते रहेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा इस एक्सरे में आप लोग देख सकते हैं कि इनको डिजीज क्या है ना। बेसिकली हम लोग लंग फील्ड तो देख ही रहे हैं, हम लोग ये भी देखना चाह रहे हैं कि डायफ्राम वगैरह कैसा है और रिब्स कैसी हैं। देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, इनकी लंग फील्ड इतनी बड़ी है, एक ही इंसान का एक्सरे, इनका लंग फील्ड बड़ा हो गया है ना, और बड़ा हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि ये आपका हाइपर इन्फ्लेटेड हो सकता है, हाइपर इन्फ्लेटेड। तो हाइपर इन्फ्लेशन के लिए तीन चीज देखेंगे, रिब्स आपकी इंक्रीज हो जाए, डायफ्राम आप देख सकते हो, डायफ्राम कैसा हो जाए, फ्लैट हो जाए, हाइपर इन्फ्लेटेड। तीन चीज देख सकते हो, एक तो रिब्स आपकी ज्यादा दिखेंगी, डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, है ना। हार्ट आपका ट्यूबुलर हो जाएगा, हार्ट ट्यूबुलर, ठीक है। दो तीन चीज भी अगर नोटिस कर लीजिए तो ठीक है। आइए देखते हैं,
यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो डायफ्राम का, देखो ये कनकेविटी बनी हुई है इस तरीके से। यहाँ पे कौन सी कनकेविटी है, अगर थोड़ा बहुत भी ट्रेस कर पाओ तो डायफ्राम सीधा हो गया है, मतलब इसके अंदर एयर बहुत ज्यादा ट्रैप हो गई है। ठीक है, इधर का आपको डायफ्राम नहीं दिख रहा है, मान लीजिए अभी आपका फ्लैट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हार्ट की शैडो आपकी प्रॉपर दिख रही है, यहाँ पे हार्ट थोड़ा सा आपको ट्यूबुलर लग रहा है, माइल्ड सा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो इन भाई साहब को दो डिजीज हो सकती है, चाहे सीओपीडी हो सकती है, चाहे आपका अस्थमा हो सकता है। अगर हम लोगों ने कह दिया नेबुलाइजेशन से आराम मिल गया इनको, तो ये आपका अस्थमा है, अदरवाइज ये आपका सीओपीडी हो सकता है। आइए और एक्सरे देखते हैं, ये वाला एक्सरे ले लीजिए। अब देखो अगर इसके अंदर ज्यादा एयर भर गई है इस लंग के अंदर, ये किसी फीमेल का एक्सरे है, लंग की ब्रेस्ट शैडो भी देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत इजी है, मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया जिसकी सांस फूल रही थी, ब्रेथलेस था। ठीक है, आपने इसको नेबुलाइज कर दिया और इसको रिलीफ मिल गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो इसका मतलब ये अस्थमा है। और आपने एक्सरे कराया था, भाई सांस फूल रही थी, एक्सरे कराया था, उसकी फाइंडिंग कुछ ऐसी मिली। अब आइए देखिए इसको इवेलुएट करते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज हम लोग देखेंगे, अगेन पूरी चीजें देख लेते हैं। नंबर ऑफ रिब्स, एंटीरियर पोस्टीरियर कुछ भी देख लो, डायाफ्राम। तीसरी चीज क्या देखेंगे हम लोग, हार्ट की शैडो। ठीक है, अब देखिए चलिए रिब्स को ट्रेस करते हैं। पहली रिब, दूसरी रिब, तीसरी रिब, चौथी रिब, पांचवी रिब, छठी रिब, सातवीं रिब, आठवीं रिब, नौवीं रिब, 10वीं रिब और 11वीं रिब, है ना। कौन सी रिब्स हैं ये, पोस्टीरियर वाली रिब्स हैं, है ना। ये आपको अगर देखा जाए तो पोस्टीरियर वाली आपकी ये रिब्स है, चौथी, ये पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। और डायफ्राम भी तो देखो, डायफ्राम आपका कॉनकेव नहीं, लगभग फ्लैट हो गया है, फ्लैट। ठीक है, इधर का भी डायफ्राम ऑलमोस्ट आपका फ्लैट होने की कगार पे, फ्लैट, है ना। अब चलो इस तरफ हम लोग ने कह दिया पोस्टीरियर आपके 11 दिख रहे हैं, पोस्टीरियर आपके 11 रिब्स दिख रहे हैं। एंटीरियर वालों को भी ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, जब देख ही रहे हैं। ये आपका पहला है, ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा है, बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, दिस इज तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका छठा, ये आपका सातवां, ये वाला आपका आठवां। ठीक है, तो यहाँ मोर और लेस आप कह सकते हो एंटीरियरली आपको 8 दिख रहे हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मल एक्सरे था ये वाला, अगर नॉर्मल एक्सरे है, चेस्ट आपका हाइपर इन्फ्लेटेड नहीं है, तो जो पोस्टीरियर रिब्स है कैसी, पोस्टीरियर रिब्स आपकी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है ना। लेकिन अगर इसमें एयर भर दोगे तो ये आपकी कैसी हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी, है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे रिब्स कैसी हैं, देखो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट रिब्स हैं। अगर इन्फ्लेट कर दोगे तो क्या होगा, ये आपका चेस्ट की रिब्स सीधी हो जाएंगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह पा रहे हैं पेशेंट में हाइपर इन्फ्लेशन प्रेजेंट है। हाइपर इन्फ्लेशन क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि पोस्टीरियर रिब्स साफ साफ आपको 11 दिख रही हैं, है ना। डायाफ्राम फ्लैट हो गया है। तीसरी चीज आपकी रिब्स स्ट्रेट हो गई हैं, कर्व नहीं, स्ट्रेट। हार्ट यहाँ पे लगभग आपका उतना ट्यूबुलर नहीं दिख रहा है। आइए एक और डायग्राम लेते हैं। अगर यही पेशेंट नेबुलाइजेशन के बाद ना ठीक हुआ होता तो इसका मतलब है कि ये आपका एम्फाइसीमा होता है ना। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है कुछ चीजें। ये वाला डायग्राम लीजिए, ये सीओपीडी का है, राइट। यहाँ पे लिख दिया गया है क्योंकि मैंने एक्सरे कहीं से कॉपी किया होगा। मैंने कहा कोई पेशेंट आपके पास आया, काफी ज्यादा इन भाई साहब की सांस फूल रही थी, ये आपके ब्रेथलेस थे। ठीक है, आपने यहाँ एक्सरे करा लिया और पेशेंट को नेबुलाइज किया, लेकिन पेशेंट में ओनली माइल्ड रिलीफ है, ओनली माइल्ड रिलीफ।
ऐसा नहीं, देखो अस्थमा जिसको होता है, जब तक अस्थमा का अटैक नहीं आया तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल है। अटैक आया, आपने उसको ठीक कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई किसी को सीओपीडी होगी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होगा, तो हम लोग कहेंगे चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आपने ब्रोंको डायलेशन कर दिया, पेशेंट को सांस लेने में सहूलियत हो गई, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। या तो माइल्ड रिलीफ होगा या तो इवन नो रिलीफ होगा सीओपीडी। अब इन भाई साहब का एक्सरे देखो, ठीक है। इस एक्सरे में आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे, अगेन डायफ्राम आपका लगभग स्ट्रेट हो गया है, ठीक है। ये आपका डोम ऑफ डायफ्राम है, तो डायफ्राम आपका डोम जो है स्ट्रेट हो गया है। दूसरी चीज, चेस्ट आपको हाइपर इन्फ्लेटेड दिख रहा है ना। आइए काउंट करते हैं। 1 2, क्लेविकल के नीचे 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 11, ठीक है। और दूसरी चीज भी आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, रिब्स अब उतनी ज्यादा आपकी कर्व नहीं है, ऑलमोस्ट इसकी भी रिब्स लगभग स्ट्रेट होने लगी हैं। और एक चीज और आप देख पा रहे हो, एकदम सीना इसका बैरल शेप हो गया है, बंदूक की नली की तरह, ठीक है। बैरल शेप चेस्ट, बैरल शेप चेस्ट, ठीक है। ये सब आप एक तरीके से अगर एंटीरो पोस्टीरियर व्यू कराएंगे तो और ज्यादा एप्रिसिएट कर पाएंगे। कुल मिला के हम लोगों को देखना है रिब्स में एंगुलेशन कितना है, एंटीरियर पोस्टीरियर रिब्स कितनी देख रही हैं, और बीच में अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, ये हार्ट भी आपका दबता जाएगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ट्यूबुलर शैडो आ जाएगी। एक बार फिर से उस शैडो को देख लेते हैं जिसमें हार्ट एक बहुत अच्छी तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे हमारा मेन एम है केवल हार्ट को दिखाना और डोम ऑफ डायफ्राम को दिखाना, ठीक है। कोई नहीं कहेगा ये टीबी का एक्सरे है ना। तो एक चीज हम लोगों ने देख लिया, लंग्स तो आपके हाइपर इन्फ्लेटेड हैं ही, डायफ्राम स्ट्रेट, डायफ्राम स्ट्रेट, और यहाँ पे हार्ट आपका क्या हो गया, ट्यूबुलर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ट्यूबुलर हार्ट एंड फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, है ना। अगर आप लोग यहाँ पे लंग फील्ड की बात करो, सेम आदमी का एक्सरे, इतनी बड़ी लंग फील्ड्स हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके आपका डायफ्राम नीचे तक आ गया है। यहाँ पे भी अगर आप लोग कंपेयर करो तो इनका डायफ्राम आपका थोड़ा सा नीचे तक चला गया है, ठीक है। इस डोम ऑफ डायफ्राम तो स्ट्रेट हो ही गया है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कि इनको नेबुलाइजेशन के बाद कितना राहत मिली, हम लोग लेबल कर सकते हैं वेदर दिस इज सीओपीडी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अगर यहाँ पे हम लोगों का ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन है, और एम्फाइसेमा अगर एल्वियोलर लेवल पे है। अगर ब्रोंकस में प्रॉब्लम है तो आपको क्या मिलता है, साइनोसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आर आल्सो नोन एज ब्लू ब्लोटर्स। अगर आपके एम्फाइसेमेटस लंग होते हैं तो पेशेंट में पिंक अपीयरेंस रहता है फेस का, हम लोग कहते हैं पिंक पफर्स। बाकी कुछ चीज आप क्लिनिकली देख सकते हो, ठीक है। आइए अगर कोई और एक्सरे हो तो एक और ले लेते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। आई थिंक मैंने जितना हो सकता था रेडियोलॉजिकल उतना दिखा दिया है, जानना जरूरी होता है। हाँ, एक और है, ये वाला एक्सरे है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगर किसी में हाइपर इन्फ्लेशन है तो दो चीज सस्पेक्ट करेंगे, सीओपीडी और अस्थमा, है ना। अस्थमा बराबर नहीं बना रहेगा, जब उसको अटैक आएगा तभी प्रॉब्लम होगी। सीओपीडी तो एक क्रॉनिक डिजीज है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं नंबर ऑफ रिब्स कितनी दिख रही हैं, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम और इंक्रीज्ड लूसेंसी ऑफ लंग्स। अगर वहाँ पे एयर ट्रैपिंग है तो ज्यादातर चांस है ये एरिया मोर ब्लैक भी दिखेगा, मोर ब्लैक, क्योंकि एयर यहाँ ट्रैप हो गई है। जहां पे एयर ट्रैप हो जाएगा हम लोग क्या कहेंगे, वो चीज आपका ज्यादा ट्रांसलूसेंट होगा। जहां कहीं पे भी बोन होगा वो चीज आपकी ज्यादा ब्राइट दिखेगी, हम लोग कहेंगे रेडियो ओपेक है। चलिए इस एक्सरे को देखते हैं, इसमें भी आपका मोर और लेस चेस्ट बैरल शेप दिख रहा है, डोम ऑफ डायफ्राम ऑलमोस्ट आपका स्ट्रेट होने पे आ गया है, ठीक है। आइए हम लोग काउंट करते हैं रिब्स, ठीक है। रिब्स भी आपकी लगभग फ्लैटेंड है, हार्ट थोड़ा सा आपका यहाँ पे पिचका हुआ लग रहा है, ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ सीओपीडी हो सकता है। लेट्स काउंट यहाँ पे कितनी आपको रिब्स दिख रही है, ठीक है।
यहाँ पे आपकी पहली मिलनी चाहिए, यहाँ दूसरी, क्लेविकल के नीचे तीसरी, this is fourth, this is fifth, this is sixth, this is seven, this is eight, this is nine, this is 10 and this must be 11। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका एक सीओपीडी का एक्सरे है। क्या हो सकता है अस्थमा वाले का एक्सरे हो, नेबुलाइज करने के बाद या पेशेंट से हिस्ट्री लेने के बाद पता चल जाएगा। जो रिब्स हैं लगभग आपकी स्ट्रेट हो गई हैं, स्ट्रेटनिंग, इसका मतलब इसके अंदर एयर भर गया है, एयर ट्रैप हो चुका है। ठीक है, अगर पेशेंट को एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रही, तो उसकी सांस फूलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर एयर निकलेगी तभी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एयर अंदर आएगी। छोटी छोटी ब्रेथ लेगा और हो सकता है इसकी वजह से उसको ब्रेथलेसनेस हो या हम लोग कह देंगे डिस्निया हो। चैट सेक्शन में आ जाइए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है जब आप लोग सीओपीडी और अस्थमा की डायग्नोसिस बनाते हैं एक्सरे पे। अब एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, केवल एक्सरे से सीओपीडी और अस्थमा की डायग्नोसिस नहीं बनानी होती है, दूसरा इन्वेस्टिगेशन क्या है जिससे आप लोग इसको कंफर्म कर लोगे? हु विल टेल मी? वेरी नाइस, स्पायरोमेट्री। लंग फंक्शन टेस्ट देखते हो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देखते हो, हम लोग कहते हैं यहाँ पे करा सकते हैं हम लोग स्पायरोमेट्री, राइट? स्पायरोमेट्री, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, राइट, वेरी नाइस। लेकिन एक्सरे से हमें आइडिया लग जाएगा और दूसरा आइडिया किससे लगेगा? क्लिनिकल से। क्लिनिकल में अगर मान लीजिए हमने कह दिया पेशेंट को हमने नेबुलाइज किया, बीटा 2 एगोनिस्ट दिया, उसको फायदा मिल गया, इसका मतलब क्या है? वो अस्थमा, सीओपीडी, इसका मतलब वो अस्थमा है। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे कराओगे हाइपर इन्फ्लेटेड मिलेगा, पीएफटी कराओगे तो FeV1 कम मिलेगा, वो सब हम लोग अस्थमा में देखेंगे। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया पेशेंट स्मोकर है और उसको साइनोसिस है, ब्रेथलेसनेस हुई, आपने नेबुलाइज किया, नहीं आराम मिला, अब क्या है? सीओपीडी है। और सीओपीडी में कौन सा वाला है, देखते हैं कौन बताता है। ब्लू है पेशेंट और आपने नेबुलाइज किया, फायदा नहीं मिला, हाइपर इन्फ्लेटेड, ब्लू ब्लोटर्स, साइनोसिस मिल रही है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, एम्फाइसीमा में नहीं मिलती है। तो तुम लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तुम लोग केवल एक्सरे देख के बता सकते हो और क्लिनिकल कंडीशन देख के बता सकते हो अस्थमा है कि सीओपीडी है। पीएफटी कराने की जरूरत नहीं है, पीएफटी से आप सीवियरिटी बता सकते हो, अस्थमा कितना सीवियर है, सीओपीडी कितना सीवियर है। इसी लेक्चर को हम लोग मेडिसिन और क्लिनिकल में भी पढ़ेंगे, जब सिस्टम पढ़ेंगे तो और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सचिन कह रहे हैं पिंक पफर आपके एम्फाइसीमा वाले होते हैं, वेरी नाइस। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट कि हमें बोनी केज भी देखना है, ऐसा नहीं है कि केवल हमें लंग फील्ड देखना है, तब जाके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसी एस्पेक्ट को। ठीक है, तुम में से कोई परफॉर्म करेगा कि बंद किया जाए इसको, लेक्चर को? किसी के पास है परफॉर्मेंस? सतिंदर बताइए।